नमस्कार, आपके साथ हूं मैं राजीव शर्मा। कोरोना पर ब्रह्मास्त्र। जी हां, हम बात कर रहे हैं डीआरडीओ द्वारा विकसित कोरोना की नई दवा 2-डिऑक्सी डी ग्लूकोज यानी 2DG की। दवा के इमरजेंसी इस्तेमाल को डीसीजीआई ने मंजूरी दे दी है और दवा कोरोना के इलाज में रामबाण साबित हो सकती है। यह दवा पाउडर के रूप में आती है और इसे पानी में घोलकर आसानी से लिया जा सकता है। इस दवा का परीक्षण पिछले साल अप्रैल में शुरू किया गया था और इस साल मार्च तक 3 चरण में पूरा कर लिया गया। 2DG एक जेनेरिक मॉलिक्यूल है और ग्लूकोज से मिलता जुलता है, इसलिए इसका उत्पादन आसान होगा और देश में बड़े पैमाने पर यह दवा उपलब्ध कराई जा सकती है। दवा और ऑक्सीजन संकट से जूझते भारत के लिए दवा संजीवनी साबित हो सकती है। ऐसे में आज हम चर्चा करेंगे कोरोना की संजीवनी कही जाने वाली 2DG को लेकर। देश के बड़े डॉक्टर्स का पैनल हमारे साथ जुड़ेगा, लेकिन उससे पहले डीआरडीओ के वैज्ञानिकों का दवा को लेकर क्या कहना है वो आपको सुनवा देते हैं। मॉलिक्यूल है 2-डिऑक्सी डी ग्लूकोज, जिसको हमने टेस्ट करना शुरू किया था अप्रैल 2020 में और सीसीएमबी हैदराबाद में हमने पहला एक्सपेरिमेंट इसमें किया था, जिसमें कि वायरस के ऊपर 2DG का इफेक्ट, जिसको 2-डिऑक्सी डी ग्लूकोज भी कहते हैं, इसका इफेक्ट हमने स्टडी किया था और उसमें हमें बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिले थे। उसके बाद हमने ड्रग कंट्रोलर से इसके लिए प्रार्थना की थी कि हमें क्लिनिकल ट्रायल्स की इजाज़त दी जाए और क्लिनिकल ट्रायल्स हमारे शुरू हुए मई 2020 में और फेज़ 2 क्लिनिकल ट्रायल्स मई 2020 से लेकर के और अक्टूबर 2020 तक चले, जिसमें कि बहुत अच्छे हमारे को इसके रिजल्ट्स मिले हैं, जिसमें पेशेंट्स को कोविड-19 पेशेंट्स को ये ड्रग देने पे काफ़ी अच्छा फ़ायदा हो रहा है। हम लोगों ने, जैसा कि डॉक्टर चांदा ने बताया कि हम लोगों ने इसका टेस्टिंग किया, उसके बाद फेज़ 2 क्लिनिकल ट्रायल कंप्लीट किया। फेज़ 2 के रिजल्ट्स बहुत एनकरेजिंग थे, जिसके बेस पे डीसीजीआई ने हमें फेज़ 3 क्लिनिकल ट्रायल की अनुमति दी और फेज़ 3 क्लिनिकल ट्रायल में हमने लार्ज नंबर पेशेंट्स पे इस ड्रग को टेस्ट किया और हमें बेसिकली मिला कि बहुत लार्ज प्रोपोर्शन ऑफ पेशेंट्स आर कमिंग आउट ऑफ ऑक्सीजन मच फास्टर एज कम्पेयर टू स्टैंडर्ड ऑफ केयर आर्म। और अब ये ड्रग जल्दी से जल्दी हम डॉक्टर रेड्डीज लैब के जो हमारे इंडस्ट्री पार्टनर हैं उनके साथ लेके हम इस ड्रग को मार्केट में जल्द से जल्द ले आने के लिए कार्य कर रहे हैं और ये ड्रग जो है ये जल्दी से जल्दी मार्केट में कोविड पेशेंट्स तक पहुंचेगी। हम इसके लिए प्रयास करते हैं। और अब हम आपको बताते हैं कि कोरोना के खिलाफ हिंदुस्तान का ये ब्रह्मास्त्र आखिर कितना कारगर है। ये जानकारी आपके लिए बहुत जरूरी है क्योंकि तमाम लोग उम्मीद कर रहे हैं कि कोरोना के खिलाफ कुछ तो ऐसा आए जिससे जिस तरह का डर फैला हुआ है, जिस तरह की तमाम समस्याएं फैली हुई हैं, उनसे निजात मिले और कोरोना का डर दूर हो। कोरोना के खिलाफ डीआरडीओ और डॉक्टर रेड्डीज की लैब की 2DG दवा को विकसित किया गया है। 2DG दवा पाउडर के रूप में पैकेट में आती है, इसे पानी में घोलकर पीना होता है। मार्केट में 2DG पैकेट की कीमत 500 से 600 रुपए के बीच में हो सकती है। यह दवा उन मरीजों की मदद करेगी जिन्हें सांस लेने में तकलीफ होना शुरू हो जाती है। 2DG दवा संक्रमित कोशिकाओं में जमा हो जाती है और वायरस की वृद्धि को रोकती है। डीआरडीओ अप्रैल 2020 में कोरोना की पहली लहर के दौरान ही इस दवा पर काम करना शुरू कर चुका था। शोध में डीआरडीओ ने यह पाया कि यह SARS-CoV-2 वायरस के खिलाफ कारगर है। 2DG दवा के तीसरे क्लिनिकल ट्रायल में भी अच्छे नतीजे सामने आए हैं और 2DG से इलाज कराने वाले अधिकतर मरीज RT-PCR जांच में नेगेटिव पाए गए। दवा से ऑक्सीजन लेवल घटने के बाद जान के खतरे को कम किया जा सकता है। तो 2DG दवा के जो असर हैं, 2DG दवा के ऊपर जो लंबा शोध चला है, उसके बाद एक बात तो कही जा सकती है कि यह दवा कोरोना या SARS-CoV-2 सार्स वायरस के खिलाफ एक तगड़ी प्रतिरोधक क्षमता देती है और हमें बेहतर स्थिति में पहुंचा देती है। तमाम खास बातें हम 2DG के बारे में लगातार आपको बता रहे हैं कि ये किस तरीके से काम करती है, किस तरीके से इस पर रिसर्च की गई। डॉक्टर रेड्डीज के साथ मिलकर डीआरडीओ ने इस दवा को एक लंबे शोध के बाद विकसित किया। कोरोना के खिलाफ ब्रह्मास्त्र के रूप में यह दवा
कारगर मानी जा रही है। 2DG दवा के तीसरे क्लिनिकल ट्रायल में अच्छे नतीजे निकलकर सामने आए हैं। 2DG से इलाज कराने वाले अधिकतर मरीज RT-PCR जांच में नेगेटिव पाए गए। वहीं हमारे सहयोगी अजीत श्रीवास्तव ने इनमास के डायरेक्टर डॉक्टर अनिल मिश्रा से बात की। आइए आपको सुनाते हैं 2DG पर उनका क्या कहना है। के लिए डिवाइड करने के लिए, मल्टीप्लाई करने के लिए फूड की जरूरत होती है। तो वह फूड हमें आइदर ग्लूकोज के माध्यम से मिले, बहुत सारे पाथवे होते हैं, चाहे अमीनो एसिड के माध्यम से मिले, चाहे प्रोटीन पेप्टाइड्स के माध्यम से मिले, हमें इसको सप्लीमेंट करना होता है। उसमें एक ग्लूट रिसेप्टर की जो हम बात करते हैं, उसमें से एक ग्लूकोज का एनालॉग है जिसको हम यूज करते हैं साइंस में, और हमेशा हम ग्लूकोज को लेते हैं जब हमें इसकी कमी होती है। लेकिन ये इस मॉलिक्यूल की ब्यूटी ये है कि इसमें ग्लूकोज की तरह से दिखने वाला मॉलिक्यूल यह वायरस, बैक्टीरिया और बहुत सारे कैंसर सेल्स को भी डिफीट करता है, उसको उसके पाथवे से विचलित करता है। तो जब भी प्रोलिफरेशन होती है उसकी डिमांड बढ़ जाती है। डिमांड बढ़ जाती है तो वो कोशिश करता है कि हमें यह ग्लूकोज मिले, लेकिन यह ग्लूकोज ना होकर के उसका एनालॉग है। जैसे ही वो इस चीज को लेता है वहीं पे उसकी प्रोलिफरेशन की क्षमता जो होती है वो अरेस्ट हो जाती है। देखिए, ये थेरापेटिक ड्रग्स है, थेरापेटिक मॉलिक्यूल है। या जब वायरस उपलब्ध है उस समय इसका एफिकेसी और एफिशिएंसी बहुत अच्छी है, जो आपने देखा है, जो हमारे ड्रग कंट्रोलर इंडिया को प्रेजेंट किया अपने डाटा, उस हिसाब से ये तो हम नहीं कह सकते कि उससे फिर दोबारा उनको यह डिजीज नहीं होगी, क्योंकि ये थेरापेटिक ड्रग्स है। जिस वक्त वायरस उसके रिसेप्टर वहां पे है, उसको हम मिमिक करके उसको उसके पाथवे से डाइवर्ट करके उसको अरेस्ट कर रहे हैं, वो उसी समय कारगर है। आगे ये नहीं कह सकते कि उसको, सिंस इट इज नॉट ए वैक्सीन, इट विल बी इफेक्टिव लाइक दैट, लेकिन हम ये कह सकते हैं कि अगर वो पर्सन डिजीज्ड है उसको क्योर करने में इसकी एक अहम भूमिका होगी। हम चर्चा कर रहे हैं इस ब्रह्मास्त्र की, जो ब्रह्मास्त्र एक उम्मीदों भरा रूप लेकर सामने आया है और हमको ये बता रहा है कि तमाम दुश्वारियों के बावजूद, तमाम समस्याओं के बावजूद जो रिसर्च है कोरोना वायरस के खिलाफ, वो इस तरीके से आगे बढ़ रही है कि लोग मान सकते हैं कि हम कोरोना को मात दे सकते हैं। बुरी स्थिति में हो तो भी ठीक होकर हम जल्द ही वापस लौट सकते हैं। दो खास मेहमान हमारे साथ इस वक्त जुड़ रहे हैं। हमारे साथ डॉक्टर VN झा साहब जुड़ रहे हैं, जो कि पूर्व संयुक्त निदेशक हैं DRDO के, और डॉक्टर विनोद कुमार जुड़ रहे हैं हमारे साथ, MD थोरेसिस मेडिसिन से हमारे साथ इस वक्त जुड़ रहे हैं। आप दोनों का स्वागत है हमारे साथ इस वक्त इंडिया न्यूज पर। डॉक्टर VN झा साहब, पूर्व संयुक्त निदेशक DRDO, मैं सबसे पहला सवाल आपसे यही करूंगा, क्योंकि हमारी इस खबर को देखने के बाद तमाम दर्शक ये सोच रहे होंगे कि एक उम्मीद की बात तो सामने आ गई है, वो ये भी समझने लगे होंगे कि एक नई दवा आ गई है, लेकिन 2DG आखिर है क्या? ये जरा सा हमारे दर्शकों को सिलसिलेवार और खुलकर बताएं। धन्यवाद। अभी जैसे इनमास के डायरेक्टर बता रहे थे, तो इससे पहले कि मैं आपको बताऊं, मैं आपको थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देता हूं अपना। मैं डॉक्टर हूं, स्पेशलिस्ट हूं, और आजकल नेशनल हेल्पलाइन जो है स्टेप 1, उस पर मैं दिल्ली और बिहार के पेशेंट्स को देखता हूं। और परसों से जो शुरू हुई है DGMS आर्म फोर्सेस का जो टेली हेल्पलाइन शुरू हुआ है, मैं उसमें भी मेंबर हूं। तो मैं काफ़ी पेशेंट से इंटरेक्ट करता आ रहा हूं पिछले लगभग 10-11 महीने से। और आज जो ये स्थिति है कि लोगों को ऑक्सीजन नहीं मिल रही है, और बहुत ज़्यादा लोग, वो उनमें ऑक्सीजन की डिप्लेशन काफ़ी ज़्यादा बढ़ रही है। तो उन लोगों के लिए जिसमें कि ऑक्सीजन का डिप्लेशन बढ़ रहा है, हम सबको काफ़ी परेशान कर रहा था कि आखिर ये ऐसा हो क्यों रहा है। क्योंकि मेडिकल टर्म्स में हमारे लंग्स में पार्शियल प्रेशर जो है वो ऑक्सीजन की, वो PaO2 हम लोग बोलते हैं, वो लगभग 103 मिलीमीटर है, जो कि पहुंचते पहुंचते जब वो टिश्यू में जब सेल तक पहुंचती है, तो सेल को सिर्फ लगभग 4 से लेके कम से कम 1 मिलीमीटर मर्करी का ऑक्सीजन जो पार्शियल प्रेशर है उसकी जरूरत पड़ती है। तो हम लोग सब ये सोचने में मजबूर हो गए थे कि आखिर जब हमारा लंग्स 100 मिलीमीटर ले रहा है तो सेल तक इतना क्यों नहीं पहुंच रहा है। और इसी में बहुत सारे डिजीज पाथवे थे जो कि हमें जानकारी में आई। अब ये जो 2DG ऑक्सी है, इसमें क्या होगा, ये जो वायरसेस
ग्लूकोज को लेके और उसको चाहिए था ऑक्सीजन, तो ऑक्सीजन को यूज करके फिर वो जो अपना एटीपी बनाते थे। अब ये 2DG से उसका जो पाथवे है वो ब्रेक हो जाएगा, तो वायरस सांस नहीं ले पाएगा, मेटाबॉलिज्म नहीं कर पाएगा जिस रेट से कर रहा था, और उनका जो प्रोडक्शन है, रेप्लिकेशन है, वो कम हो जाएगा। तो ये दो बड़ी चीज होगी इससे, एक तो वायरस का रेप्लिकेशन कम हो जाएगा, और दूसरा जो ऑक्सीजन की बहुत ज्यादा डिप्लीशन होती थी वो कम होने की आशंका है। तो अगर डिजीज के शुरुआत समय में, अभी हम लोग जैसे किसी को डिजीज होता है, पहला जब शुरू होता है, तो उनको हम एक एजिथ्रोमाइसिन या ये डॉक्सीसाइक्लिन का एंटीबायोटिक देके, जिसका एक चेन जो है वो वायरस का रेप्लिकेशन को कहीं न कहीं जाकर काटता है, और उसके साथ ही आइवरमेक्टिन डालते हैं। तो अभी ये 2DG शुरुआत के स्टेज में एक एडजुवेंट की तरफ में, एक तीसरा दवाई की तरफ में उनको काम में आएगा और काफी हेल्पफुल आएगा। इससे सबसे बड़ी चीज दो होगी, एक तो वायरस का जो रेप्लिकेशन होता है बहुत जल्दी वो कम हो जाएगा, और दूसरा जो ऑक्सीजन की डिप्लीशन हो रही है बहुत ज्यादा पेशेंट्स में, इसके कम होने की आशंका है। जी, मेरे साथ डॉक्टर विनोद जी भी जुड़े हुए हैं, डॉक्टर विनोद कुमार इस वक्त जुड़े हुए हैं। डॉक्टर विनोद कुमार, जैसा डॉक्टर वीएन झा बता रहे थे इस वक्त 2DG के बारे में, 2-डिऑक्सी डी ग्लूकोज के बारे में, और कहा जा रहा है कि एक ब्रह्मास्त्र की तरह ये दवाई है। तमाम दवाई अभी तक हम अलग अलग सिम्टम्स को देखते हुए क्लब ऑफ मेडिसिन के साथ किसी पेशेंट को ट्रीट करते थे, लेकिन कहा जा रहा है कि ये मेडिसिन अकेली ऐसी होगी जो कोरोना पर एक तरीके से एक वो कवच दे देगी, जिससे शख्स बहुत जल्दी नेगेटिव हो जाएगा और ठीक भी हो जाएगा। काम कैसे करती है दवाई किसी के, जब कोई पेशेंट लेना शुरू करता है जिसके शुरुआती सिम्टम्स हैं, ये काम कैसे करती है दवाई? Very good evening. I am Dr. Vinod Kumar. I am from Tamil Nadu. I did this trial in Chengalpattu Medical College. As Sir said, it has a very good effect on virus. It stops the replication of virus in the cells. So it is very useful. So we have done in trials. In these trials, it has a more efficacy in severe patients also. If, for example, if I give drug to a patient who is in severe case, if in normal scenario, in normal standard protocol, it takes 10 days to get cured. For example, I am saying, if we give this 2-deoxyglucose along with standard protocol, what we are following, it takes 5 to 7 days to get cured. So there will be a gap of 2 to 3 days. You can able to save 2 to 3 days. So imagine in this scenario, there is a crisis going on for shortage of beds and oxygen tank. So if we give this drug, we can able to save more time. In this time period, we can use the manpower for other patients and use this beds for other patients, and also we can able to save more oxygen. अब दोनों ही हमारे साथ बने रहे। 2DG के बारे में जो आपने जानकारी दी है, लोग भी इस जानकारी को सुन रहे हैं। इंफॉर्मेशन बहुत काम की है क्योंकि बहुत उम्मीद है इस 2DG को लेकर। आप दोनों बने रहे हमारे साथ। 2DG दवा का ट्रायल कानपुर के जिस सरकारी अस्पताल में हुआ, उस अस्पताल के डॉक्टर अपूर्व अग्रवाल से इंडिया न्यूज ने कुछ समय पहले बातचीत की थी। उन्हीं की जुबानी सुनिए, ये दवा किस तरह असर कर रही है और उस दवा की क्या कहानी है। किस समय दी, समय क्या था, वो ईयर क्या था, क्या इसी साल आपने दी है ट्रायल रन में, कितने मरीजों को दी, क्या वो मरीजों की हालत जो थी, क्या वो सीवियर पेशेंट थे कोविड के या फिर माइल्ड थे? देखिए, जब ये ट्रायल चालू हुआ तो ये फेज 2 ट्रायल था, और ये हमारे पास जीएसयू मेडिकल कॉलेज कानपुर में मैंने इसको ट्रायल करा था। ये ट्रायल हमारे पास जुलाई 2020 में आया, और इसको हम लोगों ने सितंबर के पहले हफ्ते तक खत्म कर लिया था। इस ट्रायल में हम लोगों ने कुछ 7-8 पेशेंट्स हम लोगों ने सेलेक्ट करे जो हमारे पास माइल्ड टू मॉडरेट कैटेगरी में थे। इसके बाद ये दवाई की डोज हम लोगों ने बढ़ा करके उसको मॉडरेट टू सीवियर कैटेगरी में भी यूज करा है। और इन पेशेंट्स में दो तरह के, एक में दवाई दी गई और एक में बिना दवाई दी गई। एक में दवाई के प्लस के साथ स्टैंडर्ड ऑफ केयर दी गई, यानी 2-deoxyglucose प्लस स्टैंडर्ड ऑफ केयर, और एक में केवल स्टैंडर्ड ऑफ केयर, यानी जो नॉर्मल ट्रीटमेंट चल रहा होता था कोविड के मरीजों का, उनको दिया गया। तो जिन पेशेंट्स में हम लोगों ने 2-deoxyglucose और स्टैंडर्ड ऑफ केयर ट्रीटमेंट साथ में दिया,
उन पेशेंट्स की रिकवरी जल्दी हुई, वो पेशेंट्स कोविड नेगेटिव बहुत जल्दी हो गए और साथ में जो उनकी ऑक्सीजन की लेवल थी, रिक्वायरमेंट थी, वो हमारी कम हो गई। हमने जीएसवीएम के कानपुर का जीएसवीएम मेडिकल कॉलेज उसके डॉक्टर से हमने बात की, तो ये पता चला कि इसके किस तरीके से सकारात्मक आंकड़े सामने आए और ये लगा कि ये जो दवा है ये बहुत बेहतर तरीके से काम कर रही है और अब जाकर ये समझ में आ रहा है कि ये दवा वाकई रामबाण दवा है। हमारे साथ डॉक्टर वीएन झा जुड़े हुए हैं, पूर्व संयुक्त निदेशक डीआरडीओ इस वक्त जुड़े हुए हैं। डॉक्टर साहब, क्या केवल यही ड्रग, मेरा सवाल वही है जो आम आदमी भी यहां पर पूछना चाहता है, क्योंकि हम सब काफी ज्यादा इस पैंडेमिक को लेकर एक परेशानी के दौर में भी जी रहे हैं, क्या यही दवा अपने आप में काफी है कोरोना के सिम्टम्स या कोरोना पेशेंट को ठीक करने के लिए, या इसके साथ जो बाकी सिम्टम्स की दवा चल रही है अभी भी वो भी साथ में चलानी जरूरी है? राजीव जी, आपको उस बात पे जरा ध्यान देना पड़ेगा जिसमें डीजीसीआई ने क्लियरेंस दी है। डीजीसीआई ने कहा है कि दिस इज क्लियर्ड एज एन एडजंक्ट, मतलब जो पहले की दवाइयां चल रही थी उसके अलावे ये एक तीसरा सहायक दवाई है। ये कोई एंटीबायोटिक नहीं है कि वायरस को मार देगा, ये कोई एंटीवायरल ड्रग नहीं है कि वायरस को स्टॉप कर देगा। ऐसा ये कोई भी चीज नहीं है। ये कोई ऐसा चीज नहीं है कि जो हमारा लंग्स जो है वो डिजीज हो रहा है उसको ठीक कर देगा, नहीं। ये 2DG ऐसा कोई भी चीज नहीं है। 2DG सिर्फ वहां हेल्प करेगा जब शुरुआत के दिनों में वायरस के जो रेप्लिकेशंस होती हैं उसका जो मल्टीप्लिकेशन होता है काफी फास्ट होता है, और उस काफी फास्ट होते हुए मल्टीप्लिकेशन में जब ऑक्सीजन की डिमांड बढ़ती है तो उस समय में पेशेंट्स का जो ऑक्सीजन डिमांड है उसको ये कम करेगा। कितना कम करेगा ये सारे आंकड़े बताएंगे, लेकिन इसको सहायक होने का इसमें हमें सारा टेस्ट का जो डेटा मिला हुआ है वो सहायक होने का भूमिका में वो मिला है। ये अपने आप में कोरोना के लिए दवाई नहीं है। आप कहेंगे कि ये कोरोना का ब्रह्मास्त्र है, 2DG दे दो आदमी बिल्कुल ठीक हो जाएगा, नहीं, ऐसा नहीं कह सकते हैं। हाँ, अगर शुरू के दिनों में अगर ये दी जाए तो अभी भी माइल्ड केसेस जिसको हम लोग होम आइसोलेशन के अंदर में ट्रीट कर रहे हैं, वो घर के अंदर में रहते हैं, उनको कोई दवाई नहीं दी जाती है, उनको सिर्फ सिम्पटैटिक रिलीफ दी जाती है। उनको वायरल लोड कम करने के लिए सिर्फ एक चीज होता है, वो कहते हैं कि आप जरा गार्गल करना या उसमें बिटाडिन डाल के गार्गल करना, तो उससे वायरल लोड जो है गले में और नाक में वो कम होता जाता है। तो ये 2DG जो है ये उसमें भी सहायक होगा कि माइल्ड केसेस जो घर में हैं अगर उनको एक घोल पिला के दे दिया जाए तो वायरस का रेप्लिकेशन जो है वो कम हो जाएगा, और ऐसे केसेस जो धीरे धीरे मॉडरेट हो जाते हैं या सीवियर हो जाते हैं उसकी आशंका कम होगी। डॉक्टर विनोद कुमार भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। डॉक्टर विनोद कुमार, इस 2DG को इस्तेमाल करने के लिए अगर कोई इस्तेमाल करता है और जैसे अब तक के रिजल्ट से अब तक के डाटा सामने आ रहे हैं, कोई कोरोना पॉजिटिव शख्स है, कोई कोरोना पॉजिटिव पेशेंट है, वो कितना टाइम लगता है उसको कोरोना नेगेटिव होने में? हाउ मच टाइम अ पेशेंट गेट्स टू बिकम कोरोना नेगेटिव फ्रॉम कोरोना पॉजिटिव? It's based upon the symptoms the patient is having. From mild, moderate, first a patient comes means we will segregate the patient into mild, moderate and severe based on the symptoms. So we divide into two groups. In one group we give only standard treatment, and the another group standard treatment plus this 2-deoxy-D-glucose. We'll grade the patients from 0 to 10 according to their symptoms. For example, 0 means asymptomatic, and 1, 2, 3 up to 10. 10 means he's critically ill. He needs ventilatory support. For example, I am saying a patient has a severity score of 8. He is having that only standard protocol means. डॉक्टर विनोद, एक रिक्वेस्ट है आपसे, अगर आप हिंदी में भी बोल पाएं, एंड इफ यू आर गुड एट हिंदी ऑल्सो, प्लीज हिंदी में भी हमारे दर्शकों के लिए बता दें। I can able to understand Hindi. I am not well. Please continue. Okay. If you are giving only standard treatment in our the patient having severity score 8, it takes 10 days to get cured. For example, I am saying in same scenario, if give this 2-deoxy-D-glucose along with standard treatment, he'll get recovered. That is conversion of positive to negative in 5 to 7 days.
there will be a gap of 2 to 3 days. Yes, sir. ठीक है। डॉक्टर वीएन झा, डॉक्टर विनोद कुमार ने टाइम के बारे में काफी कुछ बताया। यही सवाल मेरा आपसे भी है कि इससे कोरोना संक्रमित जो इस 2DG को ले रहा है, और जैसा आपने कहा कि ये एक सहायक दवाई है, तो कितना वक्त लगता है किसी शख्स को जो कोरोना पॉजिटिव है कोरोना नेगेटिव होने में? राजीव जी, मैं कुछ पे बोलना चाहता। ये क्वेश्चन जो आपने पूछा है ये अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, क्योंकि जितने लोग माइल्ड सिम्टम्स लेके आए हुए हैं, जिनको सिम्टम्स नहीं है, वो एसिम्प्टोमेटिक और माइल्ड सिम्प्टोमेटिक कैटेगरी जो है, जब वो जो कि घर में रहता है, जो ज़्यादा पढ़ा लिखा नहीं है, जिसको कि वायरस के बारे में सब कुछ पता है, वो समझता है कि आज मुझे टेस्ट पॉजिटिव हुआ, आज मुझे कोरोना हुआ है, मैंने कल या परसों भी टेस्ट करवा लिया और परसों के टेस्ट में टेस्ट जो मेरा हुआ है निगेटिव आया हुआ है, मतलब मैं कोरोना से फ्री हो गया हूँ। तो मैं आपके दर्शकों के लिए बता दूं कि जिस दिन कोरोना आपको हुआ है, उस दिन जो वायरस आपको डिटेक्ट हुआ है, जो पॉजिटिव हुआ है, वो सारे टेस्ट जो हैं, चाहे वो RAT टेस्ट हो, एंटीजन टेस्ट हो, चाहे RT-PCR हो, इसमें फॉल्स पॉजिटिव विरले होते हैं, नहीं होते हैं। तो मतलब अगर पॉजिटिव आया हुआ है तो कोरोना है, आपके नाक में और गले में कोरोना है, जो अगले कम से कम 5 से लेके 10 दिन तक जरूर रहेगा। और अगर आपने कल दूसरा RT-PCR टेस्ट करा लिया तो फॉल्स नेगेटिव होते हैं। अगर फॉल्स नेगेटिव के चलते वो कल आपको नेगेटिव दिला दे रिपोर्ट, तो आप ये कतई नहीं समझना कि आपका कोरोना खत्म हो गया है। यूजुअली जैसे डॉक्टर साहब आपको बता रहे थे कि कोरोना के वायरस को मरने के लिए लगभग 7 से लेके 14 दिन लगते हैं। तो 7 दिन में वायरस जो है कम हो जाते हैं, मर जाते हैं, एटेन्यूएट हो जाते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि वो दूसरों को इन्फेक्शन फैलाने के लायक नहीं रहता है। इसीलिए अभी जो ICMR ने हमें गाइडलाइन दी है कि आप 10 दिन, कम से कम आप 10 दिन घर के अंदर में रहो, आइसोलेशन में रहो, और अगर लास्ट के 3 दिन आप एफेब्रिल रहोगे, अगर कोई सिम्टम्स नहीं होगा, तो आप 10वें दिन या 3 दिन के एसिम्प्टोमेटिक के बाद आप बाहर आ जाना। मतलब उन दिनों में वो जो 10 दिन है या 10 + 3 13 दिन है, या पहले 17 दिन हुआ करता था, तो उतना दिन लगता है वायरस को एटेन्यूएट होने में या मरने में। तो ये आपका आंसर है कि वायरस को मरने में कुछ भी लगभग 5 से लेके 17 दिन तक लग सकता है। यूजुअली ये 10 दिन से 13 दिन लगते हैं। 10 दिन से 13 दिन लगते हैं। डॉक्टर वीएन झा, क्या 2DG के बारे में मैं ये कह सकता हूं अपने दर्शकों को कि अगर 2DG का इस्तेमाल करते हैं पेशेंट या अस्पतालों में उसका इस्तेमाल किसी पेशेंट पर किया जाता है, तो ये ऑक्सीजन का जो लोड अचानक बढ़ा है, ऑक्सीजन की जो जरूरत बढ़ी है, उसको खत्म कर देगा? क्या पेशेंट अपने शरीर से जो ऑक्सीजन उसे मिल रही है वो पेशेंट के लिए काफी होगी? क्या वो क्रिटिकल सिचुएशन जो आज पिछले कुछ दिनों से आ रही है वो नहीं आएगी फिर? जी राजीव जी, यहाँ पे वो सहायक होगा, क्योंकि जब बॉडी टिश्यू लेवल की हम बात करते हैं, सेलुलर लेवल की बात करते हैं, जैसे मैंने आपको पहले बताया था, सेलुलर लेवल पे बैक्टीरिया को या सेल को सिर्फ 1 से लेके 4 मिलीमीटर मरकरी का पार्शियल प्रेशर ऑक्सीजन का चाहिए, और वो उसी में मल्टीप्लाई करता है, उसी में वो सारा कुछ करता है। लेकिन जब वायरस भी आपका ऑक्सीजन खा रहा है और वो भी यूटिलाइज कर रहा है ऑक्सीजन, वो जब 2 चीजें ऑक्सीजन को यूटिलाइज कर रही हैं, ये सीधा अगर 2DG अगर दिया जाए उसको, तो ये ऑक्सीजन का यूटिलाइजेशन जो है सेलुलर लेवल पे, टिश्यू लेवल पे, उसको काफी कम करने का इसका चांसेस है। तो इसीलिए हमें लगता है कि जिसको भी 2DG दिया जाएगा, तो उसमें ऑक्सीजन की जो आज किल्लत हो रही है, किसी का ऑक्सीजन 90 गिर रहा है, 90% SpO2, किसी का 80% जा रहा है, 70% जा रहा है, तो ऐसे लोगों की संख्या कम हो जाएगी। ऐसे लोगों की संख्या कम हो जाएगी और ऑक्सीजन को लेवल को जो क्रिटिकल कंडीशन अभी आई थी उसको मेंटेन करने में 2DG मदद करेगी। डॉक्टर विनोद कुमार, ये कोई खास एज ग्रुप है जिस पर 2DG बहुत असर करने वाली है? इज देयर एनी पर्टिकुलर एज ग्रुप व्हिच गेट्स गुड रिजल्ट्स फ्रॉम बाय यूजिंग 2DG? In our trial, we are given this drug above 18 years of age to
above 18 years. We didn't below just below 18 years, but I'm damn sure this will be working in all age group, because it's just a substitute of glucose. It's not a complex molecule. It's just a substitute of glucose. It will be working in all age groups. सभी एज ग्रुप में ये बेहतर काम करेगी। और जैसा डॉक्टर वीएन झा साहब ने कहा कि ये एक तरीके से रामबाण है, लेकिन सहायक दवा है और दूसरी दवाओं के साथ चले तो वायरल लोड कम करेगी और तमाम मदद किसी पेशेंट को देगी। बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए डॉक्टर विनोद कुमार आपका। डॉक्टर वीएन झा, आप हमारे साथ बने रहें। एक छोटे से ब्रेक का वक्त हो चला है इस वक्त, हम बहुत जल्द आते हैं। हम लगातार कोरोना से जुड़ी हुई तमाम अहम जानकारियां आपके सामने रख रहे हैं एक ब्रेक के बाद। नमस्कार, आपके साथ हूं मैं राजीव शर्मा। कोरोना की दूसरी लहर से हर कोई बेहाल है। अस्पताल के बाहर लंबी कतारें, दवा और बेड की कमी के चलते हालात और गंभीर हैं। हालांकि विशेषज्ञों की माने तो हर किसी को कोरोना के शुरुआती लक्षण होते ही अस्पताल में भर्ती होने की जरूरत नहीं, लेकिन फिर भी लोग जानकारी न होने के चलते परेशान हैं और अस्पतालों और कोविड केयर सेंटर्स पर मारामारी है। लेकिन इंडिया न्यूज कोविड ओपीडी में आपको बताएगा कोरोना के लक्षण दिखते ही आप क्या करें और क्या दवा आप ले सकते हैं। देश के वरिष्ठ डॉक्टर्स भी हमारे साथ होंगे, लेकिन उससे पहले जान लेते हैं शुरुआती दिनों में हमें क्या करना है। कोरोना के लक्षण दिखे तो हम क्या करें? लक्षण दिखते ही कोविड की दवाएं शुरू कर दें। गलत दवा न लें, सरकार की बताई हुई दवाएं लें। हम आपको बता रहे हैं इन दवाओं को आप नोट भी कर सकते हैं। जी हां, एजिथ्रोमाइसिन 500 मिलीग्राम दिन में एक बार लगातार 5 दिन तक आप ले सकते हैं। पैरासीटामोल 650 mg दिन में 2 बार अगर आपको बुखार है तो। जिंक की टैबलेट दिन में 2 बार 15 दिन तक लगातार आपको लेनी है। और विटामिन सी दिन में 2 बार 15 दिन तक लगातार आप ये टैबलेट ले सकते हैं। नहीं तो विटामिन सी के दूसरे भी विकल्प हैं, उनका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। विटामिन डी 1 सैशे, हफ्ते में 1 बार विटामिन डी का 1 सैशे लें। आइवरमेक्टिन पेट के कीड़ों की दवा कही जाती थी, लेकिन काफी प्रभावी है। 12 mg रात में लें 3 दिन तक लगातार। पेंडियसारा 3 दिन में 2 बार 5 दिन तक लें। मॉन्टेरेलसी 1 टैबलेट रात में सोने से पहले आप ले लें। गर्म पानी पीते रहें। दिन में 2 बार गरारे जरूर करें। गरारे करना काफी किफायती भी है और काफी असरकारक भी है। दिन में 2 से 3 बार भाप जरूर ले लें, लेकिन इससे ज्यादा भाप करने से पहले अपने डॉक्टर से भी सलाह जरूर लें। कोरोना संक्रमण होता है तो क्या है इलाज? संक्रमित अगर आप हो गए तो 5 से 6 दिन में लक्षण दिखने शुरू हो जाएंगे। 9 से 11 दिन में सांस लेने में तकलीफ शुरू होती है। गंभीर हालात में हॉस्पिटल में सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट दिया जाता है। सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट को हम सपोर्टिव केयर भी कहते हैं। इस ट्रीटमेंट में कोरोना का नहीं, कोरोना के लक्षणों का इलाज किया जाता है। इस ट्रीटमेंट में विटामिन सी सबसे अहम काम करता है। नारियल का पानी भी काफी फायदा करता है। कोरोना मरीज अंडे और दूध का इस्तेमाल जरूर करें। काढ़ा सबसे ज्यादा जरूरी है। गर्म चीजों का भी सेवन करें। पानी चाय की तरह गर्म करके पिएं। अपना बुखार नापते रहें लगातार। योगा करते रहें ताकि आपका शरीर सही रहे। इन सब चीजों के इस्तेमाल से आप ठीक हो जाएंगे। मास्क और कोरोना गाइडलाइंस का पालन और उनका ध्यान जरूर रखें। और इंडिया न्यूज के डिप्टी एडिटर शालिनी भारद्वाज ने एम्स के कोविड टास्क फोर्स के चेयरमैन डॉक्टर नवनीत विक से बात की। उनका कोरोना के शुरुआती लक्षणों को लेकर क्या कहना है, ये आपको सुनवाते हैं। जो इम्पोर्टेंट है वो इस टाइम ये है कि पहले 5 दिन, फिर 6 से 10 दिन, फिर 10 से 15 दिन। अगर पहले 5 दिन तो प्रॉब्लम नहीं होती है। पहले 5 दिन आपको बुखार होगा, थोड़ी सी गले में दर्द होगा, थोड़ी वीकनेस बहुत ज्यादा आ जाएगी जो आउट ऑफ प्रोपोर्शन होगी, तो ये स्मेल नहीं आएगी, टेस्ट थोड़ा खराब हो जाएगा। बट जो इम्पोर्टेंट है 5वें दिन के बाद आपको बुखार ज्यादा रहना, बुखार ठीक ना होना, मतलब दवाई की मात्रा ज्यादा जरूरत है, खांसी बढ़ जाना और थोड़ी सांस की तकलीफ शुरू होना, सैचुरेशन थोड़ा ड्रॉप होना। तो जब बुखार ना उतरे, खांसी थोड़ी बढ़ जाए,
तो छठा और सातवां दिन बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज छठे और सातवें दिन ही ये प्रॉब्लम होती है कि मेरा बुखार नहीं उतर रहा, बुखार ज्यादा बढ़ गया और मेरे को थोड़ी खांसी ज्यादा आने लग गई। तो उस टाइम हमें बहुत अलर्ट रहने की जरूरत है और आपको अपने डॉक्टर के संपर्क में तो पहले ही दिन से रहना चाहिए, लेकिन इन दिनों में ज्यादा संपर्क में रहना चाहिए और डॉक्टर से संपर्क कभी तोड़ना नहीं चाहिए, बिकॉज दिन में 2 बार डॉक्टर से बात करनी बहुत जरूरी है। आप मैं तो यही कहता हूँ, स्टे एट होम एंड स्टे लोकल। लोकल डॉक्टर से अगर आप बात करेंगे तो बहुत अच्छा है। इस टाइम सभी डॉक्टर्स एक्सपर्ट हैं, सुपर एक्सपर्ट हैं कोविड के मैनेजमेंट में। लोकल डॉक्टर्स में आपका इलाज करेंगे तो लोकल भर्ती करने की जरूरत होगी तो लोकल ही भर्ती हो जाएंगे। तो 5वें, छठे और 7वें दिन अगर बुखार आ जाए और आपको थोड़ी खांसी बढ़ जाए तो हम उस टाइम 2 दवाइयां होती हैं, जैसे थोड़ा एंटी इन्फ्लेमेटरी नप्रोक्सन की गोली होती है या इनहेलर होते हैं, वो हम शुरू कर देते हैं। तो उससे बीमारी बढ़ती नहीं है, मतलब आपकी बीमारी इतनी नहीं बढ़ेगी कि आपको अस्पताल जाना पड़ेगा। लेकिन अगर छठे दिन, मतलब अगर आपको 7वें दिन और 7वें और 8वें दिन बुखार रहा तो उस टाइम वायरस की फेज खत्म हो जाता है, इन्फ्लामेशन बॉडी में शुरू हो जाती है। तो उस टाइम आपको आपके डॉक्टर से बात करके, और अगर कोई ब्लड टेस्ट जैसे सीआरपी, एक सबसे इम्पोर्टेंट टेस्ट आजकल सीआरपी है, बाकी टेस्ट कराने की जरूरत नहीं है, तो आप सीआरपी का टेस्ट करवा लेंगे और अपने डॉक्टर से बात करेंगे तो फिर उसको लगेगा कि मुझे कोई और दवाई देनी है, बिकॉज ऑफ वायरस की स्टेज खत्म हो गई है। एंटी इन्फ्लामेटरी स्टेज में स्टेरॉइड्स दिए जाते हैं, तो उस टाइम आपको डॉक्टर आपका अप्रोप्रिएट मात्रा में दवाई दे सकता है ताकि आपको अस्पताल जाने की जरूरत ना पड़े। अल्टीमेट एम क्या है कि हमें अस्पताल नहीं जाने से रोकना है मरीज को। वो हम तभी रोक पाएंगे अगर हम अपने लोकल एरिया में अपने लोकल डॉक्टर के कांटेक्ट में रहेंगे और वो आपको ठीक गाइड करेगा। सब डॉक्टर्स अच्छा गाइड कर रहे हैं आज की डेट में, बिल्कुल स्टैंडर्ड प्रिस्क्रिप्शन है, गाइडलाइन बेस्ड प्रिस्क्रिप्शन है। तो हमें डॉक्टर्स में विश्वास करके डॉक्टर से दिन में 2 बार बात करने की कोशिश करनी चाहिए। डॉक्टर भी बहुत बिजी हैं भाई, लेकिन मैं तो कह रहा हूँ मरीज भी जो हैं कोविड के, उस टाइम जिनको हो चुका है कोविड, मेरी उनसे रिक्वेस्ट है कि वो भी अब बहुत बड़े डॉक्टर बन गए हैं, उनको पता है किस स्टेज पे क्या प्रॉब्लम होती है, किस स्टेज पे कैसे इलाज करना होता है। डॉक्टर नवनीत विक, एचओडी डिपार्टमेंट ऑफ मेडिसिन एम्स बता रहे थे तमाम लक्षणों के बारे में और किस तरीके से लोगों को उस पर प्रतिक्रिया देनी चाहिए, किस तरह से कदम उठाने चाहिए। मेरे साथ तमाम खास डॉक्टर्स का एक पैनल इस वक्त जुड़ गया है। एक नंबर नोट कर लीजिए, 01161362114, और ये नंबर आपकी मदद करेगा क्योंकि आप घर में हैं और आपको कोई डॉक्टरी सलाह चाहिए तो वरिष्ठ डॉक्टर्स हमारे साथ जुड़े हैं जो आपको सलाह देंगे। मेरे साथ डॉक्टर नरेश चावला इस वक्त जुड़ गए हैं, उपाध्यक्ष दिल्ली मेडिकल काउंसिल से जुड़े हुए हैं। डॉक्टर अनिल बंसल सीएमओ एनडीएमसी से जुड़े हुए हैं और डॉक्टर वीएन झा मेरे साथ जुड़े हुए हैं, पूर्व संयुक्त निदेशक डीआरडीओ इस वक्त जुड़े हुए हैं। डॉक्टर नरेश चावला, शुरुआत में आपसे कर लेता हूं, लेकिन इससे पहले देवी मेरे साथ जींद हरियाणा से इस वक्त जुड़ गए हैं। सवाल पूछिए अपना। सर, हमारे घर में एक 11 साल का लड़का है, उसको थैलेसीमिया है, तो ऐसे में हमें उसे ब्लड भी चढ़वाना पड़ता था, तो ऐसे में हम क्या करें, अब चढ़वा नहीं सकते कोरोना के डर से। डॉक्टर नरेश चावला, स्पष्ट बता दूं, जो ये थैलेसीमिया का बच्चा है 11 साल का, ये एक बहुत बड़ा रिस्क पेशेंट है और इसका सबसे पहले तो है इसको बिल्कुल कमरे के अंदर रखा जाए। किसी किस्म का एक्सपोजर जो घर के दूसरे मेंबर से या किसी के मेहमान से आकर होता है उसको बिल्कुल ना मिले, टोटल अंदर रहना चाहिए। जहां तक उन्होंने कहा कि मुझे खून नहीं चढ़ाया जाता, उसके लिए खून चढ़ाने का ये रिस्क, ना चढ़ाने का रिस्क ये नहीं ले सकती हैं, क्योंकि थैलेसीमिया के पेशेंट को अपना खून जितना उसका कम हो जाता है, चाहे उसका महीने में 2 बार का खून चढ़ाने का इसका रेट चल रहा है, वो उसको रोक नहीं सकती हैं। उससे उसका ये अगर खून नहीं चढ़ाएगी तो उसका हीमोग्लोबिन बहुत कम हो जाएगा, जो कि इससे उसको नुकसान हो सकता है। तो उनको 2 बातें समझाई जाएं। एक तो आप अपना समय पे जाके जरूर आइसोलेशन में रखिएगा। वो किसी किस्म का इन्फेक्शन बर्दाश्त नहीं कर सकता है, लेकिन आप ये सोचिए कि मैं खून चढ़ाने ना जाऊं, ऐसी गलती मत कीजिए। ऐसी गलती मत कीजिए। देवी जी, देखिए 2 सलाह डॉक्टर नरेश चावला ने आपके लिए दी हैं। पहले तो अपने बच्चे को आइसोलेशन में रखें, इसलिए आइसोलेशन में रखें कि अगर कोई और संक्रमित है और उससे किसी तरह का संक्रमण बच्चे तक पहुंचता है तो बच्चे के लिए गंभीर हो सकता है। दूसरा,
खून ना चढ़वाने की बात पर वो इनकार कर रहे हैं। अपने डॉक्टर से जरूर संपर्क कीजिए और इस मामले में कतई कोई हिला हवाली ना बरतिए। तो ये 2 सलाह आपके लिए हैं। देवी जी, आपने फोन किया, बहुत शुक्रिया आपका। जो भी हमारे तमाम दर्शक इस वक्त इस प्रोग्राम को देख रहे हैं, वरिष्ठ डॉक्टर्स हैं और वो सलाह आप तक पहुंचाएंगे जो सलाह इस दौर में आपके लिए जरूरी है। डॉक्टर अनिल बंसल, मैं शुरुआत आपसे कर लेता हूं क्योंकि इस प्रोग्राम में हम लक्षणों की भी बात कर रहे हैं। जब से 2020 में, यानी हम मार्च की बात मान लें, जब से इस वायरस का फैलाव शुरू हुआ था, तब से और आज जब हम इस वक्त हैं, दूसरी लहर इस वक्त पीक पर है, रोजाना हमारे करीब 3.5 लाख से ज्यादा मामले आ रहे हैं, 4000 से ज्यादा लोगों की मौत हो रही है, लक्षणों में कितना फर्क आया है? तब के लक्षण और अब के लक्षण क्या हैं इस बीमारी के? लक्षण जो एक ऑर्डिनरी वायरल फीवर होता है, जिसमें खांसी हो गई, जुकाम हो गई, बुखार हो गया, बदन दर्द हो गया, मुंह का टेस्ट चला गया, किसी भी वायरल फीवर में होता है। कोरोना में भी वही चल रहा है। और क्योंकि इस टाइम पेंडेमिक फैला हुआ है, तो जिनको भी ये ऐसे सिम्टम्स हैं, इसका मतलब सोच के चलिए कि ये कोविड है और उसको कोविड समझ के ट्रीट करना चाहिए। कोविड में घबराने की बात नहीं है। 90% केसेस सिंपल जैसे वायरल फीवर में हमारी बॉडी का इम्यून सिस्टम रिस्पॉन्स करता है और उसको कुछ 5-7 दिन के अंदर खत्म करके व्यक्ति ठीक हो जाता है। तो कोरोना में भी 90% लोग घर में रह के सिंपल ट्रीटमेंट लेंगे तो ठीक हो जाएंगे, घबराएं नहीं। हाँ, कुछ केसेस में जहाँ 5 दिन के बाद बुखार नहीं उतरे या ऑक्सीजन कम होने लगे या कोई और कॉम्प्लिकेशन हो, तो उसको अब इमीडिएटली अपने जो डॉक्टर इलाके के हैं या क्वालिफाइड डॉक्टर हैं उनसे टच में रहना चाहिए। और अगर ऑक्सीजन की मात्रा फिर भी कम होती जा रही है और प्रॉब्लम हो रही है उनको, तो वो एडमिट भी हो सकते हैं। एडमिट के लिए उनको कॉन्टेक्ट कर कोशिश करनी चाहिए, लेकिन घबराने की जरूरत नहीं है। 90% लोग अपने आप ठीक हो जाते हैं। सिर्फ कोविड के जो अप्रोप्रिएट बिहेवियर है उसको मेंटेन करना है। गैदरिंग में नहीं जाना, मुंह पे मास्क लगाना, हैंड सैनिटाइजेशन करना, हेल्दी डाइट करना, और अगर योगासन व्यायाम वगैरह करते रहते हैं पहले से तो करते रहें। लेकिन इस टाइम पर जब बुखार ज़्यादा हो और लोग कहते हैं कि नहीं, इम्यूनिटी बनाने के लिए बहुत गर्म चीज़ें ले रहे हैं, एक्स्ट्रा ले रहे हैं, उनसे कोई फ़ायदा नहीं होता, बल्कि कभी कभी नुकसान भी होता है। तो अपने हेल्दी डाइट जो लें, रूटीन जो मेंटेन कर सकते हैं उसको करें तो ठीक रहेंगे। हेल्दी डाइट लें, खुद को मेंटेन करने की कोशिश करें, मास्क तो जरूर लगाएं, अपने को दूर रखें तो बचाव कहीं ज्यादा बेहतर तरीके से आपके सामने आएगा। मेरे साथ डॉक्टर वीएन झा भी इस वक्त जुड़े हुए हैं, पूर्व संयुक्त निदेशक डीआरडीओ से इस वक्त जुड़े हुए हैं। डॉक्टर वीएन झा, हम लोग तमाम बार डिस्कस कर चुके हैं और करीब बहुत ज्यादा बार ये बताया जा चुका है कि शुरुआती लक्षण क्या होने चाहिए, किस तरह से होने चाहिए, लेकिन ऐसा लगता है कि अभी भी एक बहुत बड़ी आबादी जो कि इन तमाम मेडिकल टर्म्स, इन तमाम चीजों को नहीं समझ पा रही है, वो कंफ्यूज हो जा रही है। मैं एक बार आपके जरिए पूरी जनता, जो दर्शक देख रहे हैं, उनके लिए जानना चाहूंगा कि वो शुरुआती लक्षण आज के दौर में, मैं सेकंड म्यूटेंट के बाद के इस दौर की बात कर रहा हूं, क्या होने चाहिए, क्या होते हैं, जिससे आम आदमी को सतर्क हो जाना चाहिए और उसको तुरंत एहतियाती कदम उठाने शुरू कर देने चाहिए? जी राजीव जी, बहुत सटीक सवाल आपने पूछा है और बड़े ध्यान से मैं सुना था डॉक्टर बंसल को, उन्होंने बहुत अच्छी तरह से आपको बताया हुआ सब कुछ। देखिए, इसमें ये जो सेकेंड जनरेशन वायरस जो शुरू हुए हैं दूसरे दौर में, इसमें कुछ और सिम्टम्स हैं। मैं आपको इसलिए बता रहा हूं कि मैं टेलीमेडिसिन पे कंसल्टेंट हूं अभी नेशनल हेल्पलाइन पर, दिल्ली और बिहार को देख रहा हूं, और हमारे पास जैसे भी कोई पेशेंट आईसीएमआर के स्टैंडर्ड पे पॉजिटिव होता है तो उनका नंबर हमारे हेल्पलाइन पे आता है स्टेप 1 प्रोजेक्ट में, और उसको फिर हम इंटरेक्ट करते हैं और वहां से फिर उसका देखभाल करते हैं। तो उसमें हमने क्या देखा है, जैसे डॉक्टर बंसल ने बताया, ये सारी चीजें हैं। इसके अलावा इस फेज में क्या हुआ है, कुछ एक आदमी को तो एकदम बिल्कुल कोई तकलीफ होती ही नहीं है, वो समझते हैं कि मुझे कुछ हुआ नहीं है, फिर क्यों मेरे पीछे पड़े हो। और एक दूसरा तबका है जिसको बहुत ज्यादा बदन में दर्द होता है, वो कह रहा है कि मैं खड़ा नहीं हो सकता हूँ, मैं अपना हाथ नहीं उठा सकता हूँ, सांस लेने में मुझे मुश्किल होती है। वो कहता है कि मेरे मुंह जो है वो सूख गए हैं। कुछ उनके जो सैलिवरी ग्लैंड्स होते हैं, इस वायरस में वो सैलिवरी ग्लैंड्स जो हैं उनके सिक्रेशंस बहुत कम हो जाते हैं। कुछ पेशेंट्स कह रहे हैं मेरा आंख लाल हो गया है। तो ये रेड आई का भी जो नॉर्मल सिम्टम है, ये सेकेंड वेरिएंट में आया हुआ है। तो इस तरह से मिला जुला के जो पहले वाले वेरिएंट थे उससे दूसरे वाले वेरिएंट में कुछ ज्यादा सिम्टम्स आई हुई हैं। लेकिन सबसे बड़ी चीज दिक्कत ये हो रही है कि
जो लोग ये समझते हैं कि मैं अब मर रहा हूं, उसमें से ज्यादातर लोग को थोड़ा सा आप दिलासा दिला दीजिए आज के दिन में, जबकि पैनिक चल रहा है, तो वो अपने आप ठीक हो जाते हैं। अब जैसे ऑक्सीजन कम होने की बात कही गई है, ऑक्सीजन कम सब में नहीं होता है। लगभग 50% जो केसेस हैं उसमें ऑक्सीजन कम बिल्कुल नहीं होता है। उनका ऑक्सीजन सैचुरेशन रहता है 97, 98, 99। बहुत कम लोग ऐसे हैं जिनका 94 से कम होता है। अब मैं आपको बताऊं कि पिछले लगभग 10 दिन में जबकि ये किल्लत हो रही थी ऑक्सीजन की, तो उन दिनों में लोग कह रहे थे, हेल्पलाइन पे आ रहे थे कि मुझे ऑक्सीजन चाहिए। पूछा क्यों चाहिए, तो मेरा ऑक्सीजन लेवल जो है 94 आ गया है। तब एक मैंने उनको बात कही थी कि जब हम लोग कोई भी लेह जाते हैं तो लेह में हम लोग जैसे लैंड करते हैं, हम लोगों का ऑक्सीजन सैचुरेशन जो है वो गिर के 90 हो जाता है। लेकिन हमने में से कितने लोगों ने वहां पे ऑक्सीजन सूंघना शुरू कर दिया लेह में? बिल्कुल नहीं। तो यही जब मैंने उनको कहा कि आपका 90% जो SpO2 है काफी है, बदन के लिए काफी है। आप मन में ये सोचिए कि आप लेह में खड़े हैं, हाँ ऑक्सीजन की किल्लत है, लेकिन इससे आपको कोई नुकसान नहीं होने वाला है। एक और चीज ध्यान रखिए कि वेरी फैक्ट कि ये ऑक्सीजन 97 से 90 में आ गया है, मतलब आपके लंग में कुछ डिजीज प्रोसेस है, उसका भी निदान करना है। लेकिन आप इस पैनिक में ना जाएं कि मैं इस 90% ऑक्सीजन से मर जाऊंगा, बिल्कुल नहीं। तो ऐसा जब हमने लोगों को दिलासा दिलाना शुरू किया तो बहुत सारे लोग ऐसे आए कि हाँ मैं तो ले गया हूँ, वहां तो सच्ची दम फूलता है शुरू, लेकिन हमने कुछ नहीं किया था। तो ये जो एक तसल्ली मिली थी लोगों को, ये एक बहुत बड़ी तसल्ली थी। और मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि ICMR से भी कुछ ऐसे गाइडलाइन आएंगे कि 90% तक में आप पैनिक मत करो। हमने ICMR को लिखा भी, लेकिन अनफॉर्चुनेटली ICMR से कोई इसका मेरे ख्याल से सटीक संदर्भ नहीं निकला, तो वहां छोड़ दिया। लेकिन जहां पेशेंट्स की बात है, पेशेंट्स को ये दिलासा दिलाना बहुत जरूरी था कि आपको कुछ नहीं होगा। और अभी जो डॉक्टर साहब ने बताया था, वो जो जिस पेशेंट ने पूछा था उसको हेमोग्लोबिन चाहिए, इसमें एक प्रॉब्लम हो रही है। हम तो कह रहे हैं कि जाके हेमोग्लोबिन ले लो, लेकिन वो हॉस्पिटल जो है, वो नर्सिंग होम जो है, वो ब्लड ट्रांसफ्यूजन देने के लिए तैयार नहीं है। वो कहता है कि आप कोविड के पेशेंट हो, पहले आप कोविड का नेगेटिव सर्टिफिकेट लेके आओ, पर तब मेरे पास में आना। तो यहाँ पे एक थोड़ी सी ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड की जरूरत है कि जो ऐसे सेंटर्स हैं अपने हॉस्पिटल्स में जहाँ पे के इमरजेंसी हेमोग्लोबिन RBC या ब्लड ट्रांसफ्यूजन दी जाती है, चाहे PCV चाहे नॉर्मल ट्रांसफ्यूजन जाती है, उनको थोड़ा सा ये चीज ध्यान रखना पड़ेगा कि ऐसे केसेस को एंटरटेन करें। ठीक है। डॉक्टर नरेश चावला भी मेरे साथ इस वक्त जुड़े हुए हैं, उपाध्यक्ष दिल्ली मेडिकल काउंसिल। डॉक्टर नरेश चावला, शुरुआती लक्षणों के बारे में काफी कुछ डॉक्टर VN झा ने बताया। मैं आपसे एक बार फिर इसी बारे में समझना चाहूंगा कि जो आम आदमी है, जो टीवी खोलकर इस वक्त देख रहा है, जो सिर्फ खबरें आने से ही डर जा रहा है, हालांकि खबरों का उद्देश्य केवल डराना नहीं, हकीकत को सामने भी रखना है और उनको इस बात के लिए तैयार करना है कि जब तक दवाई नहीं है तब तक इस बात की कड़ाई जरूर रखें कि मास्क, सैनिटाइजेशन और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन जरूर करें। मेरा आपसे यही सवाल है, डिटेल में बताइए कि ऐसे लोगों को क्या करना चाहिए। दूर दराज के गांवों में किसी कस्बे में रहने वाले शख्स को अगर शुरुआती सिम्टम्स दिखने लगते हैं, उसे वो कौन कौन से कदम उठाने चाहिए जिससे वो गंभीर स्थिति में तो कहीं ना जाए? राजीव जी, डॉक्टर अनिल बंसल ने, उससे पहले HOD इंस्टीट्यूट मेडिसिन के HOD ने और डॉक्टर विग ने भी बताया और डॉक्टर झा ने भी काफी बताया। पहले तो मैं थोड़ी सी बात डॉक्टर झा की क्लैरिफाई कर दूं। सर, हर बड़े शहर में इंक्लूडिंग दिल्ली जो ये थैलेसीमिया की बाकायदा सोसाइटीज बनी हुई हैं, उनके अपने ठैये या हॉस्पिटल सब कुछ फिक्स है और देयर आर पीपल हु आर नीडिंग ब्लड ट्रांसफ्यूजन एवरी वीक। तो आई एम श्योर देयर आई हैव नो ब्लड ट्रांसफ्यूजन, उनका तो कोई ना कोई प्रोग्राम बना ही होगा। तो उस लेडी को, मेरा देवी जी को गाइड करने का तरीका एक ही था कि वो इसको ना रोके। अब राजीव जी, आपकी बात को जवाब देते हुए डॉक्टर बंसल ने और डॉक्टर झा ने काफी कुछ बता दिया है, लेकिन एक और सिम्टम देखने को आजकल मिल रहा है, उसका नाम है पेट के सिम्टम। देयर आर लॉट्स ऑफ पेशेंट्स, एडल्ट्स में भी और बच्चों में तो खांसी, कि उसमें पेट झड़ना शुरू हो जाता है। पेट के सिम्टम्स यानी कि पोटियां लग जाती हैं, मोशंस लग जाती हैं और हल्का पेट में दर्द रहता है। ये भी एक कोरोना का वेल नोन सिम्टम है। और मैंने खुद पर्सनली ओल्ड एज पेशेंट्स में एक और सिम्टम देखा है,
बोले कि ओल्ड पीपल दे स्टार्ट कंप्लेनिंग ऑफ डिजीनेस एंड लॉस ऑफ मेमोरी। तो जो भी ट्रीटिंग कंडीशन है उसको एक क्लिनिकल सस्पिशन रखना पड़ता है। डॉक्टर नरेश चावला, एक मिनट के लिए आपको रोकना चाहूंगा। आपने कहा कि पेट में समस्याएं, पेट में गड़बड़ शुरू हो जाती हैं। क्या इसे अगर कोई शख्स दिन में 3 से 4 बार फ्रेश होने के लिए जा रहा है, क्या वो ये माने कि उसको कोरोना का कोई उसके ऊपर असर है, या फिर क्या इसे दस्त से जोड़कर देखा जाए? अगर दस्त लग गए तभी माना जाए कि हाँ कोरोना हो सकता है? राजीव, इसको मैं स्पष्ट बता दूं, जो पेट का झड़ना है, गर्मियां स्टार्ट हो गई हैं, ये फूड पॉइजनिंग भी हो सकता है। मैंने सिर्फ इतना कहा है किसी पेशेंट को फीवर है तो साथ में उसको गले खांसी जुकाम के सिम्टम नहीं आ रहे, पेट के सिम्टम आ रहे, तो ट्रीटिंग फिजिशियन एक किस्म का शक बनाए रखेगा कि वो कोरोना का शक करेगा और पेशेंट का आरटीपीसीआर या रैपिड एंटीजन टेस्ट करवा लेगा। यानी कि ही हैज टू बी, द डॉक्टर हैज टू, उसको एक क्लिनिकल सस्पिशन दिमाग में जरूर रखना पड़ेगा। दूसरी बात, जो आपने ट्रीटमेंट, मैं स्पष्ट कहूंगा आपके सुनने वालों को, जो ग्रामीण लोग भी हो सकते हैं, तो दूर दराज के गाँव में हमारा ये जा रहा होगा संदेश कि आम आदमी को बुखार जिस दिन उसको होता है या उसका आरटीपीसीआर या रैपिड एंटीजन पॉजिटिव आता है, उसको बिल्कुल भी घबराने की जरूरत नहीं है। सबसे पहले अपने डॉक्टर के या फैमिली फिजिशियन के टच में रहना, और प्लस जैसा कि डॉक्टर झा ने बताया कि आजकल टेलीमेडिसिन और जो वीडियो कंसल्टेशन बहुत आसानी से और सस्ते में अवेलेबल है। थाउजेंड्स ऑफ डॉक्टर्स आर अवेलेबल, थाउजेंड्स ऑल अक्रॉस इंडिया, जो ये काम करते हैं। आपके डॉक्टर में टच में रहना, जो आपको थोड़ी सांत्वना दे देगा। अगर आपका ऑक्सीजन यानी कि SpO2 ठीक ठीक चल रहा है, 92 से ऊपर है, तो आपने काफी ट्रीटमेंट बता दी हैं। उसमें मैं इतना ही ऐड करूंगा, ट्रीटमेंट को कस्टमाइज किया जाता है। पानी गर्म पीना या ताजा पानी पीना, बोथ आर इक्वली गुड, लेकिन कम से कम 2.5-3 लीटर पानी का पीना बहुत जरूरी है। फलों को मैं एम्फेसाइज कर, फ्रूट का भी पीना लेना बहुत जरूरी है, उनमें एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं और उससे बड़ी ताकत आती है। और उसके अलावा मैं एक बात और ऐड करना पसंद करूंगा, स्टीम रिलेशन आपने बताया 2 बार जरूर लिया जाए, लेकिन जैसे ही 5वां दिन क्रॉस करता है और 6ठा दिन टच करता है, तो जो पर्टिकुलरली ओल्ड एज पेशेंट हैं, जवानों में थोड़ी कम चिंता होती है, ये नहीं कहूंगा नहीं होती, उनमें भी तकलीफ हो रही है। जो ओल्ड एज यानी कि 60 प्लस और 70 प्लस वाले हैं, या जिनमें कोमॉर्बिडिटीज हैं, कोई अनकंट्रोल्ड डायबिटीज है, कोई हार्ट फेलियर, कोई लिवर फेलियर, कोई किडनी फेलियर, कोई लंग फेलियर, इन पेशेंट्स को बहुत ही बारीकी से रखा जाए। अगर इनका बुखार बढ़ता रहता है, 102 का 3 हो जाता है या इतना हो जाता है, प्लस उनको सांस में घुटन होती है, दैट इज द टाइम उनके जो बायोकेमिकल पैरामीटर्स हैं, जैसे डॉक्टर विक कह रहे थे, CRP सबसे इंपॉर्टेंट है, कुछ और भी हैं डिपेंडिंग ऑन द डॉक्टर चावला, डॉक्टर VN झा, बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने और तमाम जानकारी देने के लिए। लेकिन इस वक्त केंद्रीय